हेलो नाइन्थ क्लास। आज हम आपकी वर्कशीट 45 पर चर्चा करेंगे। आपको पता ही है हमारा चैप्टर चल रहा है नाजीवाद और हिटलर का उदय। ठीक है, उसी में आगे आज हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका टॉपिक आता है हिटलर का उदय। हिटलर का उदय कैसे हुआ? हिटलर कौन था? नाजीवादी पार्टी का प्रमुख नेता था। ठीक है, और जर्मन में ये एक प्रमुख तानाशाह बनकर उभरा था, जिसका प्रमुख लक्ष्य था पूरे विश्व पर कब्जा करना। ठीक है, उसी के बारे में आज हम यहाँ पढ़ेंगे कि आखिर हिटलर का जन्म इन द सेंस फिजिकली जन्म नहीं, यानी हिटलर नामक तानाशाह का जन्म उदय कैसे हुआ। ठीक है, तो हिटलर जर्मन सेना में शामिल था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय और वर्साई की संधि ने उसे दुखी और आग बबूला कर दिया। हमने पहले वर्कशीट में पढ़ा था वर्साई की संधि की शर्तें, जो कि बहुत ही अपमानजनक थी और जर्मन लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट पर बहुत बड़ी चोट थी। ठीक है, तो इस वर्साई की संधि से हिटलर भी बहुत दुखी हुआ और वो अब अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था। अब वर्साई की संधि से उसे निकालना चाहता था। ठीक है, तो 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली। कौन सी पार्टी की? जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली, जिसे बाद में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया गया। कौन सी पार्टी का नाम? नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। आपको इसका याद रखना है। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और बाद में वह हिटलर जो है इसी नाजी पार्टी का सर्वेसर्वा बन गया था, जिसके माध्यम से वो जर्मनी का सर्वेसर्वा बना। ठीक, तो 1919 में हिटलर जो था जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना, जिसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी कहा गया, और बाद में ये नाजी पार्टी के नाम से फेमस हुई। अर्थव्यवस्था की बदहाली, राजनीतिक खालीपन और समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर को सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। क्यों? इन चीज़ों ने क्यों से साफ किया? क्योंकि लोग जो थे बड़े परेशान हो चुके थे। एक तो वर्साई की संधि से उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंची। दूसरी वक्त अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही थी, महंगाई आसमान छू रही थी, लोगों के पास इनकम के साधन नहीं थे। तो ऐसे में हिटलर ने अपने चमत्कारिक भाषण दिए और लोगों में ये विश्वास पैदा किया कि उसके सत्ता में आते ही सब कुछ सही हो जाएगा। सबसे पहले तो वो उन्हें वर्साई की संधि की अपमानजनक शर्तों से दूर लेके जाएगा। तो एक डूबते हुए को तिनके का सहारा जिस तरह काफ़ी होता है, उसी तरीके से जर्मनी के बदहाल लोगों को के बीच जब हिटलर ने अपने चमत्कारिक भाषण दिए तो लोगों में एक आशा की लहर फूंक गई और उन्होंने हिटलर को अपना नेता चुन लिया। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की बदहाली, राजनीतिक खालीपन और समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। महामंदी के दौरान नाजीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। महामंदी यानी बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट का पैदा हो जाना, लोगों के पास खाने के लाले पड़ रहे थे, वे रोटी तक को एक दूसरे से छीन के खा रहे थे। ठीक है, तो 1929 के बाद जो थे बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद हो गए थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्य वर्ग को लाचारी और भूखमरी का डर सता रहा था। उन्हें डर था कि हम और हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे। नाजी प्रचार में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। नाजी प्रचार यानी नाजी पार्टी की द्वारा किए जाने वाले प्रचार, उसमें लोगों को एक भविष्य की आशा जगाई जाती थी, एक अच्छे भविष्य का सपना दिखाया जाता था। ठीक है, तो जिससे लोगों के बीच एक आशा की किरण उभर कर आई। जो तो 1929 में नाजी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटॉग के लिए एक चुनावों में महज 2.6% वोट मिले और ये बढ़ते बढ़ते इस बीच में उसने इतने चमत्कारिक भाषण दिए, लोगों को के बीच अपना विश्वास पैदा किया कि 1932 तक आते आते 37% वोटों के साथ वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई और इस तरह हिटलर जर्मनी का सर्वेसर्वा बन गया। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या रीजंस आ जाएंगे हिटलर के उदय के? एक, सबसे पहला तो आप इसमें वर्साई की संधि का दोगे कि वर्साई की अपमानजनक संधि जिससे लोग बदहाल थे। दूसरा आपका इसमें क्या बन जाएगा आंसर? अर्थव्यवस्था बदहाल हो चुकी थी, समाज में संकट गहरा रहा था, बेरोजगारी बढ़ रही थी, काम धंधे बंद हो चुके थे, बैंक दिवालिया हो चुके थे। ठीक है, और ऐसे में नाजी प्रचार का सबसे बड़ा हाथ रहा उसके हिटलर के चमत्कारिक भाषण, जिन्होंने लोगों के बीच एक उम्मीद जगाई और हिटलर जो था उन लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया और सर्वेसर्वा बन गया और इस तरह हिटलर का एक तानाशाह के रूप में उदय हुआ। फिर आता है नाजी प्रचार की कला। आखिर क्या कला थी
नाजी प्रचार में या हिटलर के भाषणों में कि लोगों ने एकदम जिसे केवल 2.6% वोट मिले थे, 3 साल बाद ही उसे 37% वोट के साथ वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तो ऐसे क्या कारण थे? नाजी, जैसे मैंने अभी बताया कि हिटलर जो था चमत्कारिक भाषण देता था, तो हिटलर ज़बरदस्त वक्ता था। अपने जोशीले भाषणों से एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफ़ी के प्रतिशोध यानी बदला, और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने, बेरोजगारी को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन देता था। हिटलर अपने भाषण में क्या कहता था? जो चीज़ लोगों को चाहिए थी, जो लोगों को कानों को सुनने में अच्छा लगता था, वही लोगों के कानों तक हिटलर पहुंचा देता था कि भाई मैं तुम्हें रोज़गार दूंगा। तो बेरोजगार के लिए सबसे बड़ी खुशी यही थी। उसने कहा कि मैं वर्साई की संधि में जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई उसका बदला लूँगा और अपने समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलाऊंगा। तो वो लोग जो बहुत पुराने थे और उन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट पर चोट लगी थी, उनके लिए एक जादू से कम नहीं था। तो इस तरीके नौजवानों को उसने कहा मैं तुम्हें सुरक्षित भविष्य दूंगा। तो ये लोगों के बीच एक कारगर रूप में उभरे उसके भाषण, लोगों में उम्मीद जगी कि बस अब यही हमारा पालनहार है, यही हमें संकट से छुड़ा सकता है। ठीक है, तो हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची। वो लोगों को इकट्ठा करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। वो समझता था कि लोगों के बीच जितना तुम दिखावा करोगे, लोग उसे उतना सच समझ के अपना लेंगे। तो वो यही चीज़ करता था। लोगों में समर्थन दर्शाने और परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाजियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। वो बड़ी बड़ी जनसभाएं आयोजित करता था और लोगों के साथ अपना एकता का भाव दिखाता कि भाई मैं तुम में से ही एक हूँ और मैं तुम्हारा ही हूँ, इसलिए मैं जो कुछ कह रहा हूँ या जो कुछ करूँगा वो तुम लोगों के भले के लिए करूँगा, क्योंकि मैं तुम में से ही एक हूँ। ठीक है, तो स्वस्तिक छपे लाल झंडे, उसका झंडा कौन सा था? लाल रंग का था, जिसमें स्वास्तिक चिन्ह जो था छपा हुआ था। ठीक, स्वास्तिक चिन्ह। नाजी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। नाजियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक अवतारी के रूप में पेश किया। तो नाजी लोग जहाँ भी जाते थे वो कहते हिटलर हमारे लिए भगवान है, वही हमारा रक्षक है, वही हमारा पालनहार है, वही हमें संकट से मुक्ति दिलाएगा और वो एक अवतार है। ठीक है, तो ये छवि नाजियों ने लोगों के बीच हिटलर की बना दी थी। ये छवि उस समाज को अच्छी लगती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था। तो जिस समाज का सब कुछ लुट चुका हो और ऐसे में कोई उन्हें विश्वास दिलाए कि हम सब कुछ वापस ला देंगे, तो उसके लिए तो एक चमत्कार था। ठीक है, जो एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से जो देश गुजर रहा हो, उसके लिए ऐसे चमत्कारिक भाषण किसी जादू से कम नहीं थे। तो इस तरह हिटलर और नाजी पार्टी की प्रचार की कला ने हिटलर को के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर आता है लोकतंत्र का ध्वंस। जर्मनी में मैंने आपको बताया था वहाँ पे जो था गणतंत्र, वाइमर गणराज्य बना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। लेकिन इस गणराज्य क्या होता है? जहाँ जनता अपने अध्यक्षों चुनती है, लेकिन ये गणराज्य ध्वस्त हो गया। हिटलर ने इस लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया और अपनी तानाशाही स्थापित कर ली। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को मंत्रिमंडल के सबसे शक्तिशाली पद, चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। तो जब उसे सबसे ज़्यादा वोट हासिल हुए, हमने ऊपर पढ़ा था कि उसे 1932 में जो चुनाव हुए 37% वोट मिले और सबसे बड़ी पार्टी थी। तो जाहिर सी बात है लोकतंत्र था, वहाँ गणराज्य था। तो 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। ठीक है, कहा कि तुम ये पद संभालो, ये सबसे शक्तिशाली पद है मंत्रिमंडल का। जब तक नाजी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने दोषों से जोड़ चुकी थी, वो रूढ़िवादियों में भी विश्वास पैदा कर चुकी थी कि भाई हम ही तुम्हारे पालनहार हैं। तो सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने एक के बाद एक लोकतांत्रिक शासन को ख़त्म करना शुरू कर दिया और अपनी नीतियों को थोपना शुरू कर दिया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस और सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित यानी सस्पेंड कर दिया। उसने कहा कि मैं इनको भी रोक देता हूँ और ख़त्म कर दिए जाते हैं और अगले ऑर्डर तक, जब अगला ऑर्डर आएगा तो उसको फिर से बहाल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात थी। 28 फरवरी 1933
का दिन जो उसने अग्नि अध्यादेश जारी किया, उसके थ्रू उसने अपने तानाशाह बनने की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया। और लोगों का जो सबसे बड़ा हथियार होता है लोगों का जो सबसे बड़ा हथियार होता है अभिव्यक्ति की आज़ादी का, उसने उसे छीन लिया। ठीक है, तो लोगों की अभिव्यक्ति, प्रेस और सभा करने की आज़ादी को उसने सस्पेंड कर दिया। फिर 3 मार्च 1933 को विशेष अधिकार अधिनियम यानी इनेबलिंग एक्ट के जरिए हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने के निरंकुश अधिकार मिल गए। इसके थ्रू, विशेषाधिकार अधिनियम के थ्रू अब हिटलर को यह अधिकार मिल गया कि वो अब संसद के जो कानून होंगे वो वैल्यू नहीं रखेंगे, बल्कि जो हिटलर अध्यादेश निकालेगा वही उन्हीं कानूनों की वैल्यू होगी, वही मान्य होंगे। तो इस तरह वो निरंकुश अधिकार वो धीरे धीरे अपने पास लेता चला गया। निरंकुश अधिकार का मीनिंग होता है जिस पर किसी का कोई अंकुश या नियंत्रण ना हो। तो इस तरह हिटलर के ऊपर, हिटलर के अध्यादेशों के ऊपर, हिटलर के आदेशों के ऊपर अब किसी का नियंत्रण नहीं रहा। नाजी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर भी रोक लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना, न्यायपालिका पर राज्य यानी हिटलर का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। और इस तरह उसने लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया और अपनी तानाशाही स्थापित कर ली। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। हिटलर के उदय के कौन से कारण थे? तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ बताया ही था कि इसमें तुम क्या क्या कारण दोगे। ठीक है, सॉरी, इसमें आप क्या आएगा, जिसमें मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए कि वर्साई की संधि जो अपमानजनक थी, बेरोजगारी, आर्थिक बदहाली, बैंकों का दिवालिया हो जाना, और सबसे बड़ी बात उसमें हिटलर के चमत्कारी भाषण, जिसने हिटलर के उदय में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन, जर्मन लोगों से हिटलर ने क्या वादे किए? ये भी हमने यहाँ पढ़ा था कि उसने अपने भाषणों के थ्रू लोगों से क्या कहा कि बेरोजगारों को रोजगार दिलाया जाएगा, भविष्य, एक सुनहरा भविष्य दिया जाएगा, जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलाया जाएगा। तो ये वादे उसने अपने जर्मन समाज से किए। क्या थर्ड क्वेश्चन है आपका, पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने कौन कौन से कदम उठाए? ये हमने यहाँ पढ़े कि सबसे पहले तो उसने जो लोगों की अभिव्यक्ति का अधिकार था उसको सस्पेंड कर दिया। ठीक है, पढ़ा था हमने यहाँ पर। दूसरा, उसने अपने अध्यादेशों के जरिए शासन करने का निरंकुश अधिकार हासिल कर लिया और संसद के कानून इनवैलिड यानी अवैध घोषित कर दिए गए। अगला, उसने राजनीतिक पार्टियों, ट्रेड यूनियनों पर रोक लगा दी। चौथा, अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर भी उसने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, क्या मीडिया पर प्रचारित बातों और विचारों से आप प्रभावित होते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। अब इसमें आप अपने विचार देंगे कि क्या जो मीडिया में बातें फैलाई जा रही होती हैं, विचार दिए जा रहे होते हैं, क्या आप उनसे प्रभावित होते हैं, हाँ या ना? हाँ तो आप बताइए कि कैसे प्रभावित होते हैं, और अगर नहीं तो आप क्यों नहीं प्रभावित होते? ऐसी क्या चीज़ें जो आपको उसके प्रति अट्रैक्ट नहीं होने देती? ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी और आप इसके क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से कर लोगे। ठीक।